बच्चों, भौतिक विज्ञान के चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स भाई आशुतोष गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत। हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के छठे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जो कि RBSc के सिलेबस अनुसार है, और हम आज 9वां वीडियो इसका लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम विभव मापी के अनुप्रयोग को कंटिन्यू कर रहे हैं। विभव मापी की बनावट सिद्धांत हमने समझा और उसके 4 अनुप्रयोग हम देख चुके हैं। आज इसका अंतिम अनुप्रयोग है जो कि है अमीटर का अंश शोधन करना, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर। किस तरह से अंश शोधन किया जाता है वो आज हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस बात पर विचार करेंगे कि अंश शोधन क्यों करना होता है। तो अंश शोधन करने के यहाँ हमने आपको वोल्टमीटर में जो कारण समझाए थे, जो पार्ट 8 था उसमें जो कारण थे वही कारण यहाँ है। क्या कारण है? पहली तो अमीटर की बनावट में यांत्रिक त्रुटि यदि उत्पन्न हो तो अमीटर से मापा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण हो जाता है। अब अमीटर की बनावट कैसी है तो ये हमारे पूरे सिलेबस में है, जिसे हम डिटेल से समझेंगे, जिसमें 2 अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक कुंडली स्थित होती है, किलकित होती है कुंडली, और उसके दोनों सिरों पर स्प्रिंग लगी होती है। कुंडली से एक संकेतक जुड़ा होता है और संकेतक एक पैमाने के ऊपर घूमता है जब धारा प्रवाहित की जाती है। ये इसकी बनावट है। यदि बनावट करते समय यंत्र में कोई यांत्रिक त्रुटि रह गई है तो इस वजह से अमीटर से मापे गए पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। तो पहला कारण यह है यांत्रिक त्रुटि का। दूसरा कारण, जो कुंडली के घूमने से उससे जुड़ा संकेतक घूमता है वो एक पैमाने पर घूमता है। यदि मैं आपको एक पैमाना इस तरह से दिखाऊं, जिसमें ऐसा पैमाना होता है 0 से लेकर अगर 3 एम्पीयर तक का रेंज का अमीटर है तो 3 एम्पीयर यहाँ पर विभिन्न भागों में बांटा हुआ होता है। इसमें यहाँ 10 भाग में बांटा है, आगे भी 10 में बांटे जाएगा, आगे भी 10 में, यानी टोटल 30 भागों में अंशांकन किया गया है। कुछ में 20-30 भागों में बांट रखा है 1 एम्पीयर को, तो 60 भागों में किया है। यदि ये अंशांकन त्रुटिपूर्ण है तो भी अमीटर से मापा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होगा। तीसरा कारण, जैसा कि मैंने बताया, 2 अवतलाकार चुंबकीय ध्रुवों के मध्य एक कुंडली होती है। बच्चों, ये कुंडली है और कुंडली के दोनों सिरे स्प्रिंग से जुड़े हुए होते हैं, इससे एक संकेतक जुड़ा है। अब ये स्प्रिंग समय के साथ दृढ़ हो जाती है, यानी इसका स्प्रिंग नियतांक बदल जाता है, और स्प्रिंग नियतांक यदि बदल जाता है तो मापन में त्रुटि हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग का भी महत्वपूर्ण रोल है। तो इस वजह से अमीटर से मापे गए पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होते हैं। अब हम इन अमीटर से मापे गए त्रुटिपूर्ण पाठ्यांकों की तुलना विभव मापी की सहायता से करते हैं, क्योंकि विभव मापी परिशुद्ध मापन करता है और उस स्थिति में इससे मापे गए पाठ्यांक परिशुद्ध होते हैं। अब सवाल यह है कि विभव मापी विभव का मापन करता है तो धारा का मापन कैसे करेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम विभव मापी से मापन करेंगे तो वो परिशुद्ध होगा और उसकी तुलना करके हम त्रुटि निकाल लेंगे। अमीटर से मापे गए पाठ्यांक की विभव मापी से लिए गए पाठ्यांक से तुलना करना अंश शोधन कहलाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ लिख लें, जो मैंने वोल्टमीटर में कारण बताया आपको, वही कारण यहाँ भी आपको लिखने हैं। पहला कारण है यांत्रिक त्रुटि, दूसरा कारण है अंशांकन, पैमाने का अंशांकन, और तीसरा कारण है स्प्रिंग नियतांक में परिवर्तन होने के कारण अमीटर से मापे गए पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होते हैं। इसलिए अमीटर से मापे गए पाठ्यांक की तुलना विभव मापी से लिए गए पाठ्यांक से की जाती है। ये प्रक्रिया अंशांकन या अमीटर का अंशांकन कहलाती है। तो आप पहले अंशांकन के बारे में
लिख लें जैसा मैंने बोला है। आप वीडियो को पुनः रिवाइंड करें और लिख लें। अब आते हैं इसकी परिपथ संरचना। तो परिपथ संरचना कैसी होगी? बिल्कुल उसी तरह से परिपथ संरचना है जिस प्रकार से वोल्टमीटर के अंश शोधन की थी। हम अंश शोधन अमीटर का विभव मापी की सहायता से करेंगे। और आप जानते हैं विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है और उस विभव मापी से दो प्रकार के परिपथ जोड़े जाते हैं। एक प्राथमिक परिपथ जो कि स्थायी होता है और दूसरा द्वितीयक परिपथ। उसमें हम उस अमीटर को लाएंगे जिसका अंश शोधन करना है। तो बच्चों हम पहले प्राथमिक परिपथ पर विचार करें तो इसमें एक 10 मीटर लंबा तार है AB। इस तार से एक सेल, इस तार से एक EP विद्युत वाहक बल की बैटरी के धनात्मक सिरे को A से जोड़ते हैं, ऋणात्मक सिरे को धारा नियंत्रक से, धारा नियंत्रक के दूसरे सिरे को कुंजी से और कुंजी के दूसरे सिरे को विभव मापी के तार AB के सिरे P से जोड़ते हैं। ये प्राथमिक परिपथ जो कि इसका स्थायी परिपथ। अब आते हैं द्वितीयक परिपथ और द्वितीयक परिपथ को हम थोड़ा समझेंगे जिससे परिपथ बनाना आसान हो जाए। अब हमें क्योंकि अमीटर को परिपथ में लाना है, द्वितीयक परिपथ में लाना है, लेकिन आप जानते हैं अमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। तो हमें अमीटर को उस स्थिति में लगाना है जहां एक परिपथ हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। तो अमीटर में धारा प्रवाहित करने के लिए मैंने एक बंद परिपथ बनाया। इस बंद परिपथ में एक सेल और उसके साथ जो कि एज यूजुअल लगते हैं, सेल के साथ धारा नियंत्रक और कुंजी, ये इसका पूरा सेट है। तो सेल, धारा नियंत्रक और कुंजी को एक ओम के प्रतिरोध के साथ अमीटर जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं। अब यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध हमने लिया है प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर। इसका भी मैं कारण आपको तुरंत ही बता दूं कि विभव मापी जो कि विभव का मापन करेगा और यहाँ प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर मैंने 1 ओम का प्रतिरोध लिया है और विभव मापी मापन करेगा विभव का। और विभव V बराबर विभवांतर जो तार के सिरों पर होगा उसका मान होता है IR। और जब हम 1 ओम का प्रतिरोध ले लेते हैं तो V बराबर I हो जाता है, यानी धारा उतनी ही होगी जितना कि विभवांतर है 1 ओम के प्रतिरोध के लिए। और इसलिए मैंने यहाँ प्रतिरोध बॉक्स घटाकर 1 ओम का प्रतिरोध लगाया है। क्यों? क्योंकि विभव मापी तो इसके सिरों पर विभवांतर ही नापेगा, परंतु 1 ओम का होने के कारण धारा उतनी ही होगी जितना कि विभवांतर है। तो इस तरह से हम विभव मापी को धारा मापन में भी काम में ले पाए। तो इसलिए मैंने अमीटर को एक प्रतिरोध से, 1 ओम के प्रतिरोध से, सेल से, धारा नियंत्रक RS2 और कुंजी K2 के साथ एक बंद परिपथ में जोड़ा है। बच्चों अब आते हैं इसको विभव मापी से कैसे कनेक्ट करें। तो विभव मापी से कनेक्ट करने का तरीका आप देखिए। ये प्रतिरोध 1 ओम का है, इसका ये सिरा धनात्मक से जुड़ा हुआ है, इसलिए बच्चों इसे हम उच्च विभव का सिरा बोलेंगे। और 1 ओम का ये सिरा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है सेल के, इसलिए निम्न विभव के सिरे के रूप में हम इसको देखेंगे। करते ये हैं कि 1 ओम के प्रतिरोध के उच्च विभव के सिरे को विभव मापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ देते हैं, यानी इसको हम यूं कनेक्ट कर देंगे। लेकिन हम यहाँ सीधा सीधा कनेक्ट करके दिखा रहे हैं ताकि सिमेट्री रहे और परिपथ थोड़ा सा सुंदर दिखे। तो ये इस तरह से हमने यहाँ 1 ओम के उच्च विभव के सिरे को विभव मापी के उच्च विभव के सिरे से जोड़ दिया। अब इसके निम्न विभव के सिरे को कहाँ जोड़ते हैं? तो इसके निम्न विभव के सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी लेते हैं जो हमने वोल्टमीटर के अंश शोधन में किया था। ये उसी प्रकार की द्विमार्गी कुंजी है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल 3 को हम किससे जोड़ते हैं? 1 ओम प्रतिरोध के निम्न विभव के सिरे से टर्मिनल 3 को हम जोड़ देते हैं और टर्मिनल 2 का संबंध हम धारा मापी से और विसर्ग की कुंजी से कर देते हैं जो कि तार AB पर खिंचाई जा सकती है। बच्चों यहाँ इस प्रयोग में भी हमें वोल्टमीटर के अंश शोधन की भांति ही मानकीकरण भी करना होगा और मानकीकरण करने के लिए हम मानक सेल भी
परिपथ में लाएंगे। मानक शेल क्या? मानक शेल वह शेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक स्थिर बना रहे और हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात हो, वो मानक शेल कहलाता है। मानक शेल के लिए आपने मानकीकरण में सीखा कैडमियम या डेनियल का शेल काम में लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक मानक शेल लिया जिसका विद्युत वाहक बल ES, स्टैंडर्ड S फॉर रियल, और कोई भी जो सेल या बैटरी है हम जानते हैं उसे विभव मापी के उच्च विभव के सिरे ए से जोड़ते हैं। तो मानक सेल के धनात्मक सिरे को हमने ए से जोड़ दिया और ऋणात्मक सिरे को हम द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ देते हैं। और 2 का संबंध सदैव हम द्विमार्गी कुंजी के 2 का संबंध, टर्मिनल 2 का संबंध हम धारामापी से और विसर्पी कुंजी से करते हैं। ताकि क्या होता है, जब हम यहाँ कुंजी लगाते हैं यानी इस स्विच को जोड़ते हैं तो धारामापी से ये सेल जुड़ जाता है, यानी द्वितीयक परिपथ में ये सेल आ गया और जब कुंजी हटाकर यहाँ कुंजी लगाते हैं 2 और 3 के बीच में तो ये हट जाता है और ये परिपथ इसके सिरों पर यहाँ से यहाँ के बीच आप देखें विभव मापी से ये जुड़ा हुआ है। तो अब ये संतुलित लंबाई जो प्राप्त होगी इस 1 ओम पर विभवांतर के लिए प्राप्त होगी जब हम 2 और 3 के बीच लगा देंगे। ये इसकी परिपथ संरचना जिसे आप अपनी भाषा में लिख लें या मैंने बोला है उसको आप वीडियो को पुनः सुनकर लिख लें, अथवा जब वोल्टमीटर का अंश शोधन किया था उसमें जो परिपथ संरचना थी बिल्कुल वो की वो परिपथ संरचना इसमें है, बस वहाँ प्रतिरोध बॉक्स था और यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध। इतना सा अंतर है जो मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ देता बच्चों। अब मैं विचार करूँगा इसकी क्रियाविधि। तो इसकी परिपथ संरचना, दूसरा होगा इसका परिपथ चित्र, पहले आ जाएगा आपने लिख लिया परिपथ चित्र और संरचना 2 पॉइंट और तीसरा इसका पॉइंट बनेगा क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या है, इस तरह से हम अंश शोधन करते हैं वो हम जानेंगे। यहाँ हमें अंश शोधन करने से पहले मानकीकरण करना होगा, इसलिए हम मानक सेल लाए हैं। तो सबसे पहले हम कुंजी केवल को लगाकर प्राथमिक परिपथ में धारा प्रवाह करते हैं और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 और 2 के बीच कुंजी लगाते हैं। तो मैं लिखूं सर्वप्रथम कुंजी केवल में द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 में 2 के मध्य कुंजी लगाकर विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। माना L0 सेंटीमीटर है, अतः विभव मापी के सिद्धांत, यहाँ मैंने बनावट या परिपथ संरचना आपको होमवर्क में दे दी है जो कि बिल्कुल सेम वोल्टमीटर के अंश शोधन की परिपथ संरचना समान है। अंतर सिर्फ प्रतिरोध बॉक्स और 1 ओम का क्यों है प्रतिरोध लिया हमने, ताकि इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और इसमें से प्रवाहित धारा समान हो जाए। तो अब हमने क्या किया, 1 और 2 में कुंजी लगी। अब हम संतुलित लंबाई याद करेंगे तो इस शेल के विद्युत वाहक बल के लिए संतुलित लंबाई प्राप्त होगी। करते क्या है, विसर्पी कुंजी को सर्वप्रथम A पर फिर B पर स्पर्श करा के धारामापी में विक्षेप देते हैं। ये विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त होना आवश्यक। धारामापी आप जानते हो जिसमें 0 बीच में होता है, 1 2 3 निकल लिखे संकेतक बीच में रहता है। कभी ये विक्षेप इस दिशा में आएगा तो कभी इस दिशा में आएगा। A पर विक्षेप और B पर विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हो तो आप कंटिन्यू करना, अदरवाइज
रुककर सर्किट को वापस दे, परिपथ में त्रुटि होगी। बच्चों फिर ए से प्रारंभ करके विसर्पी कुंजी को चलाते हुए उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त, ये संतुलित लंबाई कहलाती है, जो कि सेल ES के विद्युत वाहक बल के लिए प्राप्त हुई। इस स्थिति में विद्युत परिपथ में लगे सेल से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ES की वैल्यू के लिए संतुलित लंबाई में मान लो कि L0 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ, तो विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है? विभवमापी का सिद्धांत कहता है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता और संतुलित लंबाई के गुणनफल के समानुपाती है। तो विभवमापी का सिद्धांत कहेगा ES बराबर x * L0। अब L0 संतुलित लंबाई हमने ज्ञात कर लिया और ये मानक सेल लिया है, तो ES की वैल्यू भी हमें ज्ञात है। अतः x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर ES/L0। ये विभव प्रवणता हमने ज्ञात कर ली, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। आगे काम में लेते ये सेल का ये विभवमापी का मानकीकरण कहलाता है। अब दूसरा काम इसमें हम क्या करेंगे? दूसरा काम हम ये करेंगे कि द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 से कुंजी निकालकर 2 व 3 के मध्य कुंजी लगाते हैं तथा केतु भी लगा देते हैं। इस कुंजी को भी हमने लगा दी, कुंजी लगाकर पुनः अब जैसे ही आपने 1 और 2 से कुंजी हटाई तो ये मानक सेल परिपथ से बाहर हो गया। अब 2 और 3 के बीच लगाई तो ये सर्किट यानी इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर मापन के लिए ये कनेक्ट हो गया विभवमापी के विद्युत परिपथ से। अब हम फिर इसकी संतुलित लंबाई प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, जैसे ही कुंजी लगाते हैं अमीलों में धारा प्रवाहित होने लग जाती है, उसे हमें नोट करना है। अभी हम नोट करेंगे, लेकिन अब हम विसर्पी कुंजी द्वारा पुनः A और B पर स्पर्श करा के विपरीत विक्षेप देखते हैं। मानकीकरण करने के बाद प्राथमिक परिपथ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है, ना तो हमें धारा नियंत्रक को बदलना है, ना सेल बदलना है, ना कोई और बात, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करना है। यदि कर लेते हैं तो मानकीकरण पुनः करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ ध्यान रखें। तो विसर्पी कुंजी को A और B पर स्पर्श करा के धारामापी में विपरीत विक्षेप देखते हैं और पुनः तार AB पर संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। लगाकर पुनः विसर्पी कुंजी द्वारा एक मिनट पहले धारा नोट कर लें। K2 लगाते हैं। अमीटर परिपथ में प्रवाहित धारा का मापन करता है, जिसे नोट कर लेते हैं। माना इसको कुछ नाम दे दूं, I है, कैपिटल I मैंने इसको नाम दे दिया I है। अब विसर्पी कुंजी द्वारा तार AB पर पुनः संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं। संतुलित लंबाई प्राप्त करते हैं, माना L सेंटीमीटर है। अतः विभवमापी के सिद्धांत से विभवमापी
इसके कितना विभवांतर आएगा, वो विभवांतर विभवमापी का सिद्धांत दिया गया है कि विभव प्रवणता x और l के गुणनफल के यानी संतुलित लंबाई के बराबर होगा। तो वो विभव इसके बराबर होगा x * l। ये v डैश मैंने नाम लिया है, द्वितीयक परिपथ में जो रीडिंग ले रहे हैं उसे डैश लगाकर व्यक्त कर रहे हैं। अब ये विभवांतर हम जानते हैं, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध दिया है इसलिए धारा के तुल्य होगा। तो मैं आगे बढ़ूं, आप इसको नोट कर लें। V डैश 1 ओम के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है, हम ओम के नियम से जानते हैं। क्या जानते हो? ओम के नियम से यह जानते हैं, पूरी अपनी लैंग्वेज लिखनी है, V बराबर आएगा V डैश एंड I डैश लगा दो, क्योंकि I हम लिख चुके हैं। I क्या है? जो मीटर हमें रीडिंग दे रहा है वो, इसलिए मैंने डैश लगाया। अब यहाँ R की वैल्यू क्या है? 1 ओम है, इसलिए V डैश क्या बनेगा? I डैश। तो यहाँ जो हमें ये V डैश मिला है ये एक्चुअल में धारा के बराबर ही है। तो मैं लिखूँ अतः V डैश को मैं वहाँ I डैश लिख रहा हूँ, तो I डैश बराबर x * l। और यहाँ x का मान हम समीकरण 1 से लिख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या बना? I डैश बराबर ES/L0 * L। और इस तरह से हमें इसमें प्रवाहित धारा का परिशुद्ध मान मिला। अमीटर ने मापन किया धारा I, विभवमापी ने मापन किया धारा I डैश, ये परिशुद्ध है। त्रुटि निकाल लेंगे, तो मैं लिखूं अतः अमीटर की त्रुटि, अमीटर की त्रुटि, इसको मैं नाम दे रहा हूँ डेल्टा I, दैट इज I माइनस I डैश। ये त्रुटि कर, ये इसका अंश शोधन है, सही कर दिया हमने। अगर 1 एम्पीयर की धारा बह रही थी तो इतनी त्रुटि है, 2 एम्पीयर की बहेगी तो कितनी आएगी? तो हम क्या करेंगे? इस प्रयोग को बार बार दोहराएंगे। बोर्ड के जो निर्देश है उसके अनुसार 6 बार पाठ्यांक हमें लेने हैं, तो हमें प्रयोग को बार बार दोहराना पड़ेगा। अब दोहराने के लिए हम क्या करेंगे? प्राथमिक परिपथ में तो कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, अगर करना पड़ जाए तो मानकीकरण वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हम द्वितीयक परिपथ में परिवर्तन करेंगे और उसके लिए धारा नियंत्रण की स्थिति को बदलेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और बदलेंगे तो धारा बदलेगी, धारा बदलेगी तो हमें अलग अलग धाराएं देगा, और बार बार हम विभवमापी से तुलना करते रहेंगे और इस प्रकार हम प्रयोग को दोहराएंगे। आप नोट करते रहे। मैं लिखूं धारा नियंत्रक RH2 की स्थिति को, छोटा दी है, स्थिति को परिवर्तित करके प्रयोग को बार बार दोहराते हैं तथा डेल्टा I ज्ञात कर लेते हैं। अंतर निकाल लिया, त्रुटियां निकाल ली, अलग अलग धारा प्रवाह होने पर त्रुटियां अलग अलग आएंगी। यहाँ जो त्रुटियां उत्पन्न हो रही है वो आपको पता है, यांत्रिक त्रुटि है, अंशांतर के कारण है, स्प्रिंग के कारण है, तो कोई इसमें नियम काम नहीं कर रहा है कि यहाँ समानुपाती होगी त्रुटियां या व्युत्क्रम अनुपाती या कोई और अनुपात में होगी। यहाँ पर त्रुटियां जो है जिग जैग प्राप्त होंगी, यादृच्छिक है। इसलिए हम इसका जो एक ग्राफ बनाएंगे, इसका आरेख हम बनाएंगे I और डेल्टा I के आरेख लिखेंगे। अब चूंकि जो त्रुटियां हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसी भी हो सकती है, तो प्राप्त पाठ्यांकों के अनुसार आप उचित पैमाना लेकर आरेख खींच लेंगे।
और आगे कैसा आएगा वो हमारे बस में नहीं है। धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है। तो मैं लिखूं इस प्रकार प्राप्त डेल्टा आई में आई के मानों के मध्य आरेख खींच लेते हैं, आरेख खींच लेते हैं। ये आरेख खींच लिया और इसे अमीटर का अंश शोधन वक्र कहते हैं। अंश शोधन वक्र कहते हैं। तो इस तरह से हम अंश शोधन करते हैं जिसमें 1 ओम का प्रतिरोध क्यों लिया गया है, आपको ध्यान होना चाहिए। ये वाइवा का भी प्रश्न बनता है। तो बच्चों आज ये चैप्टर, छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया अमीटर के अंश शोधन के साथ। अब इसके कुछ अमीटर के अंश शोधन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मैं सॉल्व करवा दूं, आप नोट कर लें। इसका एक प्रश्न नंबर 7 है जो आपकी पुस्तक में दिया गया है और इस 7 नंबर का प्रश्न क्या है मैं पढ़ देता हूँ। 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक मानक सेल विभवमापी के तार पर 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है। मैं ले रहा हूँ आंतरिक प्रश्न 7। ईपी बराबर 1.1 वोल्ट के लिए, ईपी नहीं अभी बताता हूँ, ईएस के लिए संतुलित लंबाई क्या बोलेंगे, L0 0.88 मीटर। ये जो मानक सेल दिया है इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1.1 वोल्ट और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान की गणना कर सकते हैं। x बराबर ES by L0 and that is 1.1 upon 0.88 आप बनाए तो ये हो गया 10/8। x बराबर 1.25 वोल्ट पर मीटर। ये मान की गणना करके विभव प्रवणता आपने ज्ञात कर ली प्राप्त जानकारी अनुसार। आगे कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर विभवमापी के तार पर 0.2 मीटर पर संतुलित होता है। तो अब कह रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध के लिए संतुलित लंबाई नाम क्या दिया था, L, कितने 0.20 मीटर। और इस संतुलित लंबाई से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 ओम पर विभवांतर कहते हैं V डैश क्या आया x into L। अब x और L को हम वैल्यू रख के गणना करेंगे, परंतु ये हम जानते हैं, आप आगे ध्यान रखें, परंतु 1 ओम के लिए V डैश बराबर I डैश, अतः मैं ये लिख सकता हूँ I डैश बराबर x into L। तो यहाँ पे V डैश की वैल्यू रख दी। समीकरण 1 से मान रख दो, हालांकि समीकरण 1 से लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ I डैश बराबर x की वैल्यू है 1.25 और इंटू L दिया है 0.20 मीटर और आपने मल्टीप्लाई किया तो आया 0.25 एम्पीयर। और प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, मैं पढ़ के सुना दूं, हालांकि ध्यान है मुझे। यदि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े अमीटर का पाठ्यांक 0.20 एम्पीयर प्राप्त हो तो अमीटर की त्रुटि ज्ञात है। इसमें जो प्रवाहित धारा है दिया गया है, यहाँ अमीटर में प्रवाहित धारा, अमीटर में प्रवाहित धारा I बराबर 0.20
स्क्वायर, अतः त्रुटि क्या बनी, त्रुटि डेल्टा I बराबर I माइनस I डैश एंड I इज गिवन 0.20, I डैश 0.25, तो त्रुटि आई 0.05 माइनस 0.05 एम्पियर आई। तो जब हम प्रयोग को अच्छे से समझ लेंगे, उसके कंसेप्ट को समझ लेंगे, तो आंकिक प्रश्न सॉल्व करने में भी आसानी होगी। यहाँ मैंने पूरा लिख के किया है, लेकिन आप सीधे इसको निकाल के सीधा ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो 2 लाइन का ये क्वेश्चन है। अब इसके आंकिक प्रश्न 5 आंकिक प्रश्न शेष बचे हैं। बाकी के 5 आंकिक प्रश्न मैंने आपको थ्योरी के साथ अटैच करते हुए समझा दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला लेक्चर जो पार्ट नंबर 10 होगा, उसमें मैं आपसे फिर मिलूंगा और इसके शेष आंकिक प्रश्न लेकर पढ़ते रहिए। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।